और भाई क्या हाल है, कैसा गया था एग्जाम? ये सब छोड़ो, मुझे पता है कि तुमने कंप्यूटर एप्लीकेशन की तैयारी नहीं की। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा पेपर में क्या क्या आएगा तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का डिस्कशन करने वाले। भैया ये पेपर हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही एग्जाम में आएंगे। और ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट आते हैं। भाई देखो, आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा बहुत ज्यादा छोटा, और उसी के साथ में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे पता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और सुनो भाई, आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों, जिनका भी है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो अभी हम लोग डिस्कस करें, आपकी वीडियोस आएंगी तो आप भी तैयार रहना। अब देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपको सिंपल से दो तीन चीजें बता देता हूं जो कि आपको अभी के अभी कर लेनी चाहिए। सबसे पहला तो ये वाला एक पेपर आपको करना चाहिए, ताकि आपको एक बार सिलेबस का अंदाजा लग जाए। फिर उसके बाद में सेकंड, मैं आप लोगों को एक फुल सिलेबस की वन शॉट वीडियो दे दूंगा। फिर थर्ड ये है कि आपको 50 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको ये तीन चीजें कर ली, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन की पेपर की मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा फाड़ के आ जाओगे पेपर, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। बस ये तीन चीजें आपको करनी है। अब देखो भाई, पेपर 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन वाली बात नहीं है, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगे, जो कि हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद में आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी फाइल्स बिटवीन 2 सर्वर्स और 2 कनेक्टेड मशीन्स ओवर इंटरनेट। और फिर इसमें हमसे पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर फॉर गेटिंग हर फाइल टास्क कंप्लीटेड। और हमारे ऑप्शन जो यहां पर गिवन है, एफटीपी है, एचटीटीपी है, एससीपी है, टीईएल नेट है। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखते हैं कि आप इसका आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि जिन भी लोगों ने एफटीपी बोला है वो एकदम से करेक्ट है, क्योंकि एफटीपी की फुल फॉर्म ही क्या होती है? वो होती है यहां पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एकदम से गलत आंसर है। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं और एग्जामिनर को पता था कि ये गलतियां करेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही ऑप्शन नहीं दे दिया। एफटीपी क्या होता है? वो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता, वहां से डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब कभी भी एग्जामिनर आपको जानबूझ के बोलता है कि उसे सिक्योरली फाइल को कॉपी करना है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग यहां पर एससीपी को काम में लें। एससीपी इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। एससीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी कि अगले साल आप लोग सभी लोग 11th क्लास में चले जाएंगे, अलग अलग आप लोग स्ट्रीम लेंगे, कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई जेई की तैयारी करेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको एक बेहतरीन टीचर की जरूरत होती है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स, वो भी 90% आपको डिस्काउंट पे मिल सके, तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा कर लेंगे। इनफैक्ट आप लोगों को यहां पर जो है वो 100% का कैशबैक मिल जाएगा, मतलब आपने जितनी भी फीस पी के होगी वो भी आपको वापस से मिल सकती है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए होली हंगामा ऑफर में लेकर के आए हैं, जहां पे कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है, 90% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है। तो जल्दी से आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के एक बार बस आप लोग इनरोल करके देखो, आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। और ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड यूज में ले लेना, ध्यान रखना इसका है UCSK10। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी के अभी जाकर के इस ऑफर को ग्रैब कर लो। होली का ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है, जल्दी से तहलका मचा दो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा गया, देखो भाई, अब इसमें हमसे क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, कि ऐसा कौन सा जो कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती। अब सबसे पहले डीआरडीओ एक एजेंसी है जो कि यहां पर गवर्नमेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें काम करती है। फिर सेकंड आता है पासपोर्ट, ये भी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स, ये भी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में आता है फ्लिपकार्ट। तो अरे भैया, फ्लिपकार्ट तो हमारा क्या है? प्राइवेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में www.flipkart.com, जो कि है हमारा यहां पर डी वाला ऑप्शन। इसमें ध्यान रखना कि नॉट बोला है, ये एग्जाम में गलतियां मत करना, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ में ऐसे ही खेलेगा कि वो नॉट दे देगा और आप वहां पर उसमें गलतियां कर देंगे। उसके बाद
और अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमसे कहा गया है कि विच टैग बिसाइड्स बी कैन बी यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। तो आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि बोल्ड करने से क्या होता है। जैसे कि ये हमारा पतला सा बी है और अगर मैं इसी को थोड़ा जोर लगा करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा बोल्ड, मतलब ये स्ट्रांग दिख रहा है। तो इसीलिए इसका अल्टरनेट आपको ध्यान रखना है कि बी का जो अल्टरनेट होता है वो होता है स्ट्रांग। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, आपको ध्यान रखना है वो ये होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर सी ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर नहीं होता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। की बहुत सारे लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? तो इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है टेलनेट। अब टेलनेट का काम क्या होता है? टेलनेट का काम जब होता है जब हम लोग रिमोट लॉगिन करते हैं। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर बैठे हो और आपको आपके फ्रेंड के डेस्कटॉप में या फिर उसको भी लॉगिन करवाना है रिमोट लोकेशन से, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग टेलनेट का काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है HTTP। HTTP तो आप सभी को पता ही है, वेब ब्राउजिंग के लिए हम लोग काम में लेते हैं। VoIP ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म रहती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी की रहती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर उसके बाद में SFTP की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है सिक्योर फाइल ट्रांसफर, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे। और अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान से पेशेंस से समझना। इसमें बोला गया है कि अ वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, कि एक वेबसाइट में क्या हो सकता है। जैसे कि एक वेबसाइट क्या होती है, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसा कि इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है स्टैटिक वेब पेजेस होंगे या फिर डायनेमिक वेब पेजेस होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा कि हमने यहां पर Amazon की एक वेबसाइट खोली है। अब Amazon की वेबसाइट के ऊपर अगर सेल चल रही होगी Amazon की, तो वहां पर इस तरीके से ये होम पे सभी के लिए सेम रहेगा। लेकिन जैसा कि कोई इंटरेस्टेड होगा एसी के अंदर तो वो एसी के ऊपर क्लिक कर देगा, कोई इंटरेस्टेड होगा फ्रीज के अंदर तो फ्रीज के ऊपर क्लिक कर देगा। तो मतलब ये है कि स्टैटिक पे सभी के लिए एक है, लेकिन डायनेमिक यूजर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो एक वेबसाइट में दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि अमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट्स टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। अब देखिए यहां पर नंबर लिस्ट उसे बनानी है HTML में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग शुड ही यूज, कि उसको कौन सा टैग यूज में लेना चाहिए। तो अब देखिए जब भी लिस्ट की बात करी जाती है तो लिस्ट बहुत तरीके की होती है। जैसा कि हम लोग अगर 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या होती है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। वहीं पे अगर कुछ अनऑर्डर्ड होती है जो कि हमें अरेंजमेंट नहीं पता होता, उसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये अब अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग नंबर की बात करते हैं या फिर हम लोग मान लीजिए कि किसी अल्फाबेट की बात करते हैं A B C, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है नंबर, और ये जो अल्फाबेटिकल हैं इनको कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इनके लिए जो हमारे पास में रहता है टैग वो रहता है यहां पर कैपिटल O और L, ये हमारे पास में इनका टैग रहता है। वहीं पे अगर हम लोग बोल दें कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको सिंपल से यहां पर इसको UL कर देना है, तो ये हो गया इसका टैग। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि हमें किसी लिस्ट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं DL को। तो अब हमारे पास में आंसर इसका सिंपल सा आ गया कि भैया नंबर्ड लिस्ट है मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसके लिए हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट रहेगा। मैं बाकी की चीजें क्लियर कर देता हूं ताकि आप ये चीज अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेजेस इन अ कंप्यूटर इज नॉन एज। अब जैसे कि आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज डाउनलोड करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मूवीज अगर डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई भी चीज आप कॉपी कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं और चीज से ले आकर के अपने पास में लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज को डाउनलोड कर रहे हो। तो ये हो गया है हमारे पास में डाउनलोड। लेकिन वहीं पे जैसे कि आपके पास में मूवी है, छोड़िए हमारे पास में ये वीडियो है। अब जैसे कि ये जो वीडियो है ये मैं अगर YouTube को देता हूं, ये वीडियो मेरे पास में थी लेकिन अब ये YouTube के पास में मेरे थ्रू जा रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि जब आप एक फाइल किसी के साथ में शेयर करते हो इंटरनेट के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन पहले इंटरनेट पे थी वो आपके कंप्यूटर में आई तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउनलोडिंग, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में जैसे कि वीडियो अभी मेरे कैमरे में तो ये इंटरनेट पे जाएगी तो इसको बोलेंगे अपलोडिंग।
फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि हिमानी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट है, वांट्स टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर, उसको एक दूसरी जगह पर एक्सेस करना है कंप्यूटर सिस्टम को फार फ्रॉम हर हाउस, एंड विच प्रोटोकॉल, जो कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको यूज में लेना चाहिए। तो भाई देखिए जब कभी भी रिमोट लोकेशन की बात करी जा रही है तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, वो पढ़ा था TEL नेट को हम लोग काम में लेंगे। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, जहां पर कि हम लोग कहीं भी किसी और जगह से हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। भैया अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक तो नाम कितने सारे हैं, कभी हिमानी आ जाते, कभी हिमांशु आ जाता, कभी श्रेया आ जाते। तो आप लोगों का नाम क्या है भाई साहब, आप लोग भी तो कमेंट करके बताओ कि आप कौन हो, कहां से वीडियो देख रहे हो, मुझे भी तो पता लगेगा कि भाई कौन सा चुन्नू मुन्नू वीडियो देख रहा है। ठीक है, अब तो तुम अगले साल बड़े हो जाओगे, क्लास 11th में आ जाओगे, है ना। तो इसीलिए क्लास 11th वालों के लिए मैं कुछ चीज लेके आ रहा हूं, जैसा कि वो आप लोगों को बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखते हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर। तो अब देखिए, अब यहां पर बोला गया है अंशु अ क्लास 10th स्टूडेंट, आप कौन हो, और फिर उसके बाद में इज राइटिंग अ CSS कोड, और जिसका बोला गया है हमें स्पैन एलिमेंट बोल्ड, जिसको कि बोल्ड एलिमेंट चाहिए। फिर उसके बाद में चूज द करेक्ट कोड, कौन सा कोड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जब कभी भी स्पैन के टैग को हम लोग यूज में लेते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉन्ट को डिवाइड, मतलब फॉन्ट को डिफाइन करते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग। ये सबसे स्पेशल केस होता है इसका, तो इसीलिए सिंपल सा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैन, जो कि फॉन्ट वेट इज इक्वल टू आपको बोल्ड रख देना है। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन यहां पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल आएंगे। अब देखिए, अब इसमें हमसे बोला गया, असर्शन में बोला गया है कि अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल, कि मतलब कि एक प्रॉपर रूल्स बना रखे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल बोलेंगे। बहुत सही बात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बोला गया है कि रीजन क्या है कि HTML इज एन प्रोटोकॉल, एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या ये सही बोल रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं भैया बहुत ज्यादा गलत आदमी है, ये तो बात इसने एकदम से सही की, इसने ट्रू किया, लेकिन ये वाला तो इसने फॉल्स कर दिया ना, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था, इसकी गलती हो गई, क्योंकि HTML कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोटोकॉल में आता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मैंने उम्मीद है तुमसे कि तुम इसका आंसर सही दोगे। प्लीज सिमरन, और जो भी तुम्हारा नाम है, मेरे नाम से सिमरन क्यों है, अब छोड़िए जो भी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि एसर्शन। अब देखिए एसर्शन का मतलब ये है कि चैट एंड ईमेल्स आर लाइव और रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल्स एंड मशीन। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि चैट और जो ईमेल्स होते हैं वो लाइव होते हैं। जैसे कि चैट का मतलब तो ये हुआ कि आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, हाथों हाथ उसने मैसेज पढ़ लिया, ब्लू टिक आया, तो ये हो गया चैट। और वहीं पे ईमेल का मतलब क्या होता है कि आप ईमेल करते हो, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में रिप्लाई आता है, फिर ईमेल थोड़ी लेट जाती है। लेकिन चैट में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है हमारे पास में अंडर 1 सेकेंड। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। अगर आपने गुस्से में कुछ लिख दिया, आप सोचिए कि 5 सेकंड बाद आपको रियलाइज हुआ तो मैसेज जा चुका है। तो इसीलिए अब देखिए इसको क्या हम लोग बोलेंगे कि क्या ये रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है? नहीं, क्योंकि ईमेल रियल टाइम होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है हमारे फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, और इसका आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका रीजन इसने सही दिया हुआ है कि वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, जो कि एकदम से सही है कि ऑनलाइन होना ही पड़ेगा जब भी हम लोग ईमेल रीड कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट से हम लोग रीड कर पाएंगे, और ऑनलाइन का मतलब होता है आपके पास में इंटरनेट एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन के ऊपर, जो कि सेक्शन बी है। बहुत ज्यादा छोटू सा है और बहुत ज्यादा आसान है। अब देखिए, अब हम लोग ये पीडीएफ को छोड़ते हैं, बढ़िया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए इसके बाद में सेक्शन बी का जो 13 क्वेश्चन आता है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहां पर कौन आता है, यहां पर मिशिका आती है। अब ये क्लास 10th की स्टूडेंट है और वो यूज करना चाहती है एक सॉफ्टवेयर को, बट डजंट वांट टू पे फॉर इट। उसको उस सॉफ्टवेयर के लिए पैसे नहीं देने, मतलब कि उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि वो फ्री में यूज कर पाए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग फ्री में यूज कर पाते हैं, तो ध्यान रखना फ्री वर्ड से उनका नाम होता है फ्रीवेयर, या फिर उनको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कि फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं आसानी से उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता।
जैसे कि फ्रीवेयर का एग्जांपल हो गया यहाँ पर एडोबी रीडर, फिर उसके बाद में ओपन सोर्स का एग्जांपल हो गया यहाँ पर लाइबर ऑफिस, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में जो 14th आता है, अब 14th में हमें बोला गया है कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भैया? ई बैंकिंग में तो मतलब ये होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि बैंक्स होते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको ई बैंक। और वहीं पे ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो वेबसाइट के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स। वहीं पे ई बैंकिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग बैंकिंग सुविधाएं ले रहे हैं, जैसे कि किसी को मनी सेंड करना है या फिर किसी से मनी रिसीव करना है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ई बैंकिंग। तो अब इसका हम लोग एक बार अच्छे तरीके से एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसमें बोला क्या है कि ई बैंकिंग इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज ट्रांसफरिंग अ मनी और चेकिंग बैलेंसेस, और व्हाइल ई कॉमर्स इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। फिर इसके बाद में सेकंड ये आता है प्लेटफॉर्म कौन से हो गए? ई बैंकिंग टिपिकली ऑफर्ड बाय बैंक्स, जैसे कि एसबीआई हो गया जो कि नेट बैंकिंग ऑफर करता है। फिर उसके बाद में ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये इंक्लूड करते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट जिनके ऊपर कि आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसी का ही एक सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि 1 नंबर में ही था, तो 1 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। बोला गया है कि व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी 2 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए यहां पर जब कभी भी आपको कहा जाए ई लर्निंग या फिर ई कॉमर्स या फिर ई बैंकिंग, तो ई का मतलब यहां पर होता है वो होता है इंटरनेट से, कि आप इंटरनेट के थ्रू ही उन चीजों को कर पाएंगे। अब जैसे कि आप लोग ये जो पढ़ रहे हो, आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, किसके थ्रू ले रहे हो? इंटरनेट के थ्रू ले रहे हो, तो ये क्या होती है? एक ई लर्निंग होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ई लर्निंग का मतलब ये होता है कि ई लर्निंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज टू एक्सेस एजुकेशनल करिकुलम आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। आप कोई क्लासरूम में थोड़ी बैठो, आप तो अपने बेड के ऊपर ऐसे फैल करके बैठे हुए हो, और हो सकता है कि आप लेट करके देख रहे हो, जैसे आपकी इच्छा वैसी हो। और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल जो है वो यहां पर दीक्षा पोर्टल इसका एग्जाम्पल है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जैसा कि यहां पर बोला गया कि HTML फाइल एक्सटेंशन इज .html, जो कि एकदम से गलत है मेरे महाराज। इसको क्या लिख सकते थे? इसको HTML लिख सकते थे। ये मैं क्या लिख दिया? ठीक है, मैं भी गलत लिख रहा हूं, मेरे साथ भी इसका असर हो गया। HTML इसका सही होता, तो इसीलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में फॉल्स। फिर सेकंड में बोला गया है कि रॉ स्पेन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक अ सेल स्पेन इनटू अ मल्टीपल ड्रॉ। एकदम से करेक्ट बात है भैया, रॉ स्पेन का काम ही यही होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये आता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है? ABCD होता है या फिर 1 2 3 होता है। वहीं पे अनऑर्डर्ड में क्या होता है? इस तरीके से इसमें बुलेट्स रहती हैं। फिर इसके बाद में बुलेट्स का मतलब ये होता है ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसा कि इस तरीके से इनको बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले वाला फॉल्स है, बाकी का ये भी ट्रू है, फिर उसके बाद में ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि 16 वाले के अंदर कि योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल यू दैट ही और शी हैज क्रिएटेड अ वेब पेज ऑन अ इंटरनेट साइट। उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक यहां पर गिवन है कि www.childrens.com.india.abc.html एंड नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज। के मतलब आपको एक इसका लिंक क्रिएट करना है, तो आपको इसके लिए एक HTML कोड लिखना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप यहां पर क्या काम में लेंगे? AHERF काम में लेंगे, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो? उसको रेफर कर रहे हो। किसी हाइपर टेक्स्ट को जब हम लोग रेफर करते हैं तो हम लोग इसको एट्रीब्यूट को यूज में लेते हैं, ए एट्रीब्यूट को। तो आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आप लिखेंगे AHREF, फिर उसके बाद में इक्वल्स का साइन, फिर उसके बाद में सेमीकोलन, और जिस भी वेबसाइट पर आप उसे डायरेक्ट करना चाहते हैं वो। फिर उसके बाद में वो दिखेगा कैसा? जैसा कि अब ये लिंक पूरा नहीं दिखेगा, यहां पर दिखेगा कि लिंक टू माय फ्रेंड वेब पेज। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा जैसे लिंक है, तो लिंक यहां पर ब्लू कलर का शो होगा, और जैसे ही कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके फ्रेंड की वेबसाइट पर वो चला जाएगा। और उस एट्रीब्यूट को आपको क्लोज करना जरूरी है, ये बात आप समझिए।
और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि राइट एन HTML कोड टू डिस्प्ले ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर, की आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करनी है। तो अब आप लोग इसके लिए क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारे पास में HR एट्रीब्यूट रहता है। अब कलर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे HR और फिर उसके बाद में यहां पर लिखा जाएगा कलर और फिर इज इक्वल टू हम लोग रेड लिख देंगे सेमी कॉलन में। ये बात ध्यान रखिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि चलो ये तो हॉरिजॉन्टल की बात होगी, अगर मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे तो वर्टिकल लाइन चाहिए, तो वर्टिकल लाइन के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज में लेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप लोगों को आता है या नहीं आता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि राइट एन HTML कोड टू क्रिएट ए पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू, कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, हम लोग सिंपल सा P एट्रीब्यूट को काम में लेंगे। एक बार P से स्टार्टिंग होगी, फिर उसके बाद में हमें उसे स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, P स्टाइल इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग कलर को यूज में लेंगे, कलर एट्रीब्यूट को, फिर वहां पे हम लोग कलर को डिफाइन करेंगे कि कौन सा कलर है, और फिर उसके बाद में ये पैराग्राफ आ जाएगा कि कोई भी पैराग्राफ, जिस भी पैराग्राफ को हम लोग कलर करना चाहते हैं वो इसके अंदर आएगा और ये सारा का सारा पैराग्राफ ब्लू दिखेगा। फिर लास्ट में हम लोग पैराग्राफ एट्रीब्यूट को क्लोज कर देंगे। क्या ये बात आप समझ पाए? अगर आप लोग यहां तक समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म्स, की HTML फॉर्म्स का पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये होता है कि HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट एंड विच कैन बी सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जैसा कि यहां पे YouTube पे होता है, YouTube भी सेम HTML के जैसे ही, इसका अलग एल्गोरिथम अलग प्रोसेस है, लेकिन YouTube का सिंपल सा काम यहां पर ये होता है कि वो भी यूजर का डेटा कलेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एक बार कोई शॉर्ट्स देखने लग जाते हो तो कंटिन्यू आप उसी की जैसे 10-15 शॉर्ट्स देख लेते हो, तो ये क्या होता है, ये यूजर का डेटा एक सर्वर को जाता है और इसीलिए यहां पर HTML को यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद में बोला कि HTML कोड लिखिए टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन HTML फॉर्म। आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है HTML फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा आप लिखेंगे कि भैया इनपुट। देखिए अब आपको यहां पर क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो आप इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। फिर उसके बाद में नेम में आप लिख देंगे यहां पर यूजर नेम, जो कि यहां पर जो भी यूजर है उसमें एंटर करने वाला है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप इनपुट टाइप में लिखेंगे कि कैसी एंट्री होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए। अगर आपको नंबर चाहिए तो यहां पर आप इसको चेंज करके यहां पर नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को जैसे कि मोबाइल नंबर लेना है तो आप यहां पर लिख देंगे कि मोबाइल नंबर इज इक्वल टू जो भी यूजर नेम अपना, मतलब जो भी यूजर आएगा वो उसमें अपने नंबर को काम में लेगा, फिर वो आपके पास में सर्वर पे आ जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि एक इनकम्प्लीट CSS कोड आपको गिवन है, अब आपको इसको कंप्लीट करना है, मतलब आपको सिंपल सा कोड करना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए आपको देखना है कि कोड क्या सही ढंग से स्टार्ट हो रहा है, तो सही ढंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस तरीके से, हेड से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इसमें बोला गया है बॉडी। अब देखिए यहां पर ये जो है इसमें बोला गया है कि बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू। यहां पर नीचे गिवन है कि बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्लू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे BG कलर। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे BG कलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, BG कलर इज इक्वल टू ब्लू। फिर उसके बाद में सेकंड लाइन में हमसे कहा गया है कि कलर ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन, कि यहां पर उसका जो कलर है वो होना चाहिए यहां पर ग्रीन। तो अभी अभी हम लोग जस्ट इससे पीछे वाले में हम लोग देख करके आए हैं कि पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर P स्टाइल इज इक्वल टू कलर हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि यहां पे हमने लिखा P स्टाइल और फिर उसके बाद में हमें यहां पर कैसा कलर चाहिए, यहां पर हमें कलर चाहिए, कलर लिखा और जो भी कलर चाहिए वो हम लोग यहां पर ग्रीन हमें गिवन है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में बोला गया है कि फॉन्ट फैमिली ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डॉटम, कि यहां पर इनका जो फॉन्ट है वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए डॉटम। तो डॉटम के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहां पे आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे, यहां पे आएगा वो आएगा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहां पर आपको केवल और केवल फॉन्ट फैमिली लिखना है और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है लाइन नंबर 4, इसमें बोला गया कि द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर, की ब्लैक कलर में होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हेडिंग एट्रीब्यूट हमारे स्टार्ट होना चाहिए, ये है हेडिंग का। तो यहां पर जब हेडिंग की बात करी जा रही है तो हेडिंग के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर H एट्रीब्यूट को हम लोग यहां पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने H एट्रीब्यूट को यहां पे स्टार्ट कर दिया है जो कि हेडिंग को रेफर करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है
अब ये भी एक CSS कोड गिवन है, एज अ कोडिंग आपको करनी है। आपको बोला गया कि एक हेमंत है जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, जो कि एक HTML कोड लिख रहा है। अब आपको इसके साथ में इसको करेक्ट करते हुए चलना, आपको ये इनकम्प्लीट इसे कंप्लीट करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि HTML है, इसके बाद में बॉडी कलर जो कि येलो है, एकदम से सही है। फिर उसके बाद में हेडिंग स्टार्ट हो रही है, माई फर्स्ट हेडिंग। तो अब ये जो है यहाँ पर इसने क्लोज नहीं किया, इसने छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, इसको क्लोज करने के लिए हम लोग इस तरह HI हाई लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आएगा H1, ठीक है, ये हो गया इस पर क्लोज। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा, इसमें बोला गया है कि टाइम्स न्यू रोमन। तो ये क्या है, ये है इसका फॉन्ट। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, यहां पर आएगा फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये क्या फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली यहां पर इसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी न्यू रोमन्स। फिर उसके बाद में यहां पर LI से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये एंड यहां पर नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम लोग इसको करेंगे LI, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो एट्रीब्यूट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है इसका नाम क्या होता है वो मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट होता है ये हम लोग क्लोजिंग के टाइम पर यूज में लेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे, पूरे को क्लोज करेंगे, तो लास्ट में हम लोग HTML टैग को क्लोज करते हैं, जो कि यहां पर आ जाएगा क्लोज HTML। इस तरीके से आपको इसे लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि SMS और MMS में डिफरेंस बताइए। SMS सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज होता है, MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया टेक्स्ट मैसेज होता है। अब ये हम लोग एक बार इसके अच्छे तरीके से डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब कि SMS जो भी आपका बैंक वगैरह जो मैसेज वगैरह करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड मैसेज करते हैं, जो कि टेक्स्ट होता है। वहीं पे आपका फ्रेंड अगर आपको कोई वीडियो भेज दे, या फिर फोटो भेज दे, या फिर ऑडियो भेज दे, जो कि मल्टीमीडिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं MMS, जो कि ये होता है। अब पहले के जमाने में चलता था MMS, अगर आप तो व्हाट्सएप चलता है। तो अब देखिए यहां पे हमसे कहा गया है कि जो SMS होता है इसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज कैन यूज टू सेंड टेक्स्ट, वाइल MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज कैन बी सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट्स लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉस्ट क्या होता है। SMS जनरली चीपर देन MMS एज एन MMS रिक्वायर्स मोर डेटा टू ट्रांसमिट मल्टीमीडिया कंटेंट, इसीलिए MMS थोड़ा यहां पर एक्सपेंसिव होता है। और फिर इसके बाद में आता है 20 क्वेश्चन। भैया 20 क्वेश्चन में आपको एक HTML कोड गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये सही ढंग से नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे सही ढंग से लिखिए। तो अब इसमें बोला गया है कि बॉडी कलर रेड। ये कोई बात है भाई, ये कोई बात है? बोल रहा है कि बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा भाई, बॉडी के अंदर जैसे कि ये है। अब मैंने इसीलिए इसको ये क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट लिया है। अब ये व्हाइट क्यों है, अब इसका कलर कैसा है, इसका बैकग्राउंड का कलर यहां पर व्हाइट है, तो इसलिए हम लोग जो एलिमेंट काम में लेंगे बॉडी, फिर उसके बाद में BG कलर इज इक्वल टू आ जाएगा रेड। फिर इसके बाद में जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में बोला गया फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप नहीं आएगा यहां पर आएगा फॉन्ट फेस। यहां पर क्या आएगा, फॉन्ट फेस आएगा। तो यहां पर हम लोग इसको काम, आई थिंक मैंने गलत कर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यहां पर मैंने फॉन्ट फेस आएगा, ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे आएगा जैसे कि फॉन्ट फेस, जब भी हम लोग कोई भी अगर किसी की पैराग्राफ उसके लिए डिफाइन करते हैं कि कैसी उसमें होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग काम में लेते हैं फॉन्ट फेस। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है थर्ड वाले में, इसमें बोला गया है कि इमेज का जो सोर्स है, जैसे कि इमेज सोर्स है imagegirl.jpg, फिर उसके बाद में उसकी साइज और हाइट गिवन है। तो अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, तो इसमें जैसे कि इमेज सोर्स जो है वो पूरा नहीं आता। सोर्स के लिए हम लोग यूज में लेते हैं स्मॉल, जो कि होता है SRC एट्रीब्यूट हम लोग काम में लेते हैं, जो कि उसकी लोकेशन बताता है। फिर उसके बाद में यहां पर ये विड्थ बताता है और ये इसकी हाइट बताता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसमें भी इनकरेक्ट है, ये 600 नहीं आएगा, यहां पर 600 पिक्सल हमने लिख दिया, यहां पर 500 पिक्सल। कि आपके पास में एक HTML स्टेटमेंट्स हैं एक वेब पेज के ऊपर, और अब आप इन्हें कैसे लिखेंगे, जैसा कि यहां पे है ये NH और फिर उसके बाद में ये 3। तो अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है। तो अब सब स्क्रिप्ट के लिए नाम से इसको याद रखना। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। सब स्क्रिप्ट आपने समझ लिया कि सब स्क्रिप्ट आएगा, तो इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट ओपन करेंगे। तो अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल सा टेक्स्ट क्या है हमारा NH, तो हमने सिंपल सा लिखना है NH। फिर उसके बाद में हमें सब स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट को ओपन करना है, जो कि SUB आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू है यहाँ पर 3। फिर उसके बाद में हम लोग इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये NH3 आपको लिखा दिख जाएगा। अब इसी तरीके से अब
आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट जो है वो है x3। अब x3 का मतलब है यहां पर 3 क्या है, ये हो गया यहां पर ऊपर है, तो ऊपर वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर समझते हैं, इसलिए हम लोग बोल देंगे इसको सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, आपको नाम ज्यादा ध्यान नहीं रखना, मतलब नीचे वाला सब और ऊपर वाला सुपर। अब इस सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो हमारे पास में एट्रीब्यूट रहेगा वो ये रहेगा कि टेक्स्ट है हमारा x, फिर उसके बाद में हमने एट्रीब्यूट ओपन करना है sup से हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद में वैल्यू क्या है वो है 3, और फिर उसके बाद में हम लोग इसे कर देंगे sup से क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये यहां पर इसका क्लोज हो गया, यहां पर आपको दे जाएगा x3। अब इसी तरीके से आप लोग मुझे बताएं कि a प्लस b और इसका 3 का क्या रहेगा एट्रीब्यूट, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क एज ए टास्क। मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आती है, आप कंप्यूटर के बादशाह हो जाओगे। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैंने बोला ना कि टफ है तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। अरे भैया a प्लस बी क्या है, ये भी तो हमारा एक टेक्स्ट ही है, ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। और 3 क्या है, 3 है इसकी सुपर स्क्रिप्ट। तो बस यहां पर जहां पे कि x आया था, x की जगह पर हम लोग लिख देंगे a प्लस बी और उसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, केवल और केवल टेक्स्ट था। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको बोलेगा कि आपको एक टेबल बनानी है या फिर कोई भी एक वेब पेज बनाना है, तो उसको ध्यान से देख लेना, बस एक बार कोड लिखना सीख लेना, बहुत आसानी से आप उसे कर सकते हो। अब देखिए, इसमें बोला गया कि आपको एक HTML कोड लिखना है टू डिजाइन अ वेब पेज एज शोन बिलो। अब इसमें आपको टेबल का बॉर्डर गिवन है कि 2 होना चाहिए, उसकी हाइट 100 है और उसकी विड्थ है 300, और उसके बाद में सेल पैडिंग जो है वो है 20। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब इसको करने का बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो आपको करना है। जैसा कि मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, मेरा जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो होना चाहिए HTML में लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर HTML एट्रीब्यूट को ओपन करूंगा। ठीक है, मैंने HTML एट्रीब्यूट को ओपन किया। अब इसके बाद में आपको और कुछ दिख रहा है, कोई भी अलग वगैरह हेडिंग वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिख रही है, तो सिंपल सा अब इसके बाद में हम लोग चले जाएंगे यहां पे बॉडी पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग बॉडी पे जाएंगे, अब बॉडी में हमें सबसे पहले क्या दिख रही है, वो दिख रही है टेबल, तो हम लोग टेबल एट्रीब्यूट को यहां पे ओपन कर देंगे। अब हमने यहां पर लिखा टेबल। अब देखो, ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल से समझ में आ गई कि आपने आंखें खोली, आपको ये वेब पेज दिख रहा है, वेब पेज की हम लोगों ने HTML देखा, HTML के ऊपर आपको और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सीधा आपने बॉडी को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद में आपने टेबल को एट्रीब्यूट को ओपन कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक टेबल दिख रही है। अब इस टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी आपको डेटा गिवन है वो आपको लिखना है। जैसा कि टेबल का आपको जो बॉर्डर है वो गिवन है यहां पर 2, तो इसके लिए हम लोग जो टैग काम में लेंगे, ये चीजें छोड़ देना, ये शायद उसने गलत लिख दिया है, देखिए ये नहीं आएगा, केवल और केवल HTML, फिर उसके बाद में बॉडी, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा, इसमें आप लोग देखिए यहां पर टेबल बॉर्डर, यहां पर वैल्यू उसकी 2 गिवन है और क्वेश्चन में उसकी हाइट जो है वो 100 गिवन है, तो केवल और केवल आप उस तरीके से लिखते जाइए, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना। टेबल टैग के साथ में आपको ये टेबल एट्रीब्यूट के साथ में एक लाइन में सारी चीजें लिखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसे आपने टेबल के बारे में तो डिफाइन कर दिया, अब आपको टेबल में सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली वैल्यू दिख रही होगी, इसमें दिख रहा है एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल तो दिख रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अलाइनमेंट भी क्या है, सेंटर में है, और ये है भी कैसा, ये है बोल्ड। तो आपको सिंपल सा एक रो है, ये देखिए ध्यान से, ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, तो आप बस एक बात ध्यान रखिए कि यहां से यहां जाने को ये वाली जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो, जिसमें कि इधर से इधर हम लोग वैल्यूज लेते हैं, होते हैं रो, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये होता है कॉलम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कॉलम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ही सबसे पहले मुझे क्या दिख रही है, पहले वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो है एम्प्लॉय टेबल, जो कि सेंटर में, तो अब मैं इसे लिखूंगा कि यहां पर मैंने जो सेल है उसको ओपन किया, TR एट्रीब्यूट को ओपन किया, फिर उसके बाद में यहां पर TH कॉलम स्पेन जो कि 3 है, और अलाइनमेंट जो कि यहां पर सेंटर में 3 गिवन है। अब ध्यान रखिए कि अगर आपको ये कॉलम स्पैन नहीं दिया हुआ है तो आप इसे हटा भी सकते हो, और अगर आप इसे लिख दे दो तो भी आपके मार्क्स यहां पर नहीं कटेंगे। अलाइनमेंट आपने यहां पर लिख दिया, वो लिख दिया सेंटर, फिर उसके बाद में क्या वैल्यू चाहिए, वो चाहिए एम्प्लॉय टेबल, फिर उसके बाद में हम लोग इसे यहां पर इस वैल्यू को यहां पर क्लोज कर देंगे, जो कि हमें हेडिंग में इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसीलिए हमने इसे क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नई रो को हम लोग ओपन करेंगे, इस रो में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये हमने एंटर किया। फिर उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें सेकंड रो के अंदर आएंगी, तो
सबसे पहले हम लोग एक रो लिखेंगे। जैसे कि हमने ये TR को ओपन किया तो अब इसके बाद में 3 वैल्यूज आपको लिखते जाना है लाइन बाय लाइन, जैसे कि हर एक सेल की यहां पर वैल्यू रहेगी। जैसा कि यहां पर हमने लिखा कि सबसे पहले हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, सेकंड रो स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद में सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जो कि TH से यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि TH से हमने इसे ओपन किया, इसके अंदर क्या आएगा, वो आएगा एम्प्लॉय आईडी। फिर उसके बाद में हमने इसको क्लोज कर दिया, इस कॉलम को। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल है, मतलब इस सेल को हमने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम्प्लॉय नेम, फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में आएगा डिपार्टमेंट, फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये है हेडिंग में। इसीलिए हमने यहां पर जो एट्रीब्यूट काम में लिया है वो लिया है TH, हर एक सेल में एंट्री देने के लिए। ये बात ध्यान रहे कि आप एक बार थोड़ा जूम करके भी देख लें कि कौन सी वैल्यू हेडिंग में गिवन है, कौन सी वैल्यू हेडिंग में नहीं गिवन है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है, अब देखिए ये हमने 2 रो को खत्म कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने ये वाली रो भी कर दी, ये वाली भी कर दी। अब इसमें यहां पर ये 3 चीजें, ये एंट्रीज हैं। तो अब इसकी एंट्रीज के लिए हम लोग फिर से एक नया रो कॉलम यहां पर स्टार्ट करेंगे। फिर से एक नया रो हमने, मतलब कि रो एट्रीब्यूट हमने यहां पे स्टार्ट किया। इस रो एट्रीब्यूट को एक बार मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। रो एट्रीब्यूट को स्टार्ट किया, फिर हमने यहां पर सबसे फर्स्ट वैल्यू लिखी सेल के अंदर, जो कि हमें नॉर्मल चाहिए, तो हमने TD को यहां पे काम में लिया। वहीं पे अगर हमें हाईलाइट, मतलब कि थोड़ा बोल्ड चाहिए होता तो हम लोग वहां पर TH एज ए हेडिंग में काम में लेते। फिर उसके बाद में अंकित आ जाएगा, फिर सेल्स आ जाएंगे, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये 3 वैल्यूज इसमें एंटर कर देनी है, बहुत ज्यादा आसान है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्शन नंबर ई। अब देखिए सेक्शन ई में हमसे क्या कहा गया है, सेक्शन ई में बोला गया है कि एक एनक जो है वो गांव से आया हुआ होता है, उसे ज्यादा इंटरनेट वगैरह के बारे में पता नहीं होता। वो क्या करता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पेमेंट्स कर देता है और उसी के साथ में खरीदता बेचने का काम वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी एक्साइटमेंट के साथ में बहुत दिनों के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो देखता है कि ही ऑर्डर्ड सम आइटम्स ऑनलाइन एंड एंटर हिज बैंक कार्ड डिटेल्स, और उसने उस बैंक कार्ड डिटेल्स को वेब पेज के ऊपर एंटर कर दिया एंड मेक द पेमेंट, बट स्टिल आफ्टर पासिंग ऑफ अ प्रॉमिस ड्यू डेट ही नॉट रिसीव्ड हिज ऑर्डर्ड आइटम एंड देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट कंपनी एज फोन्स आर अनरीचेबल एंड ईमेल्स आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड एंड ही आल्सो नोटिस्ड दैट सम डेज दैट सम वन इज सेंडिंग ईमेल्स ऑन हिज बिहाफ यूजिंग हिज पर्सनल डेटा। तो अब देखिए हुआ ये कि ये जो हमारा एनक था ने गांव का आदमी था, इसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, इसने नया नया इंटरनेट काम में लिया। तो इसने देखा कि अमेजॉन जो था, अब देखिए आजकल क्या होता है कि ये अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, amazon.in है इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। अब कोई लोग क्या करते हैं कि सेम अमेजॉन का लोगो उस पर लगा देंगे, बस अमेजॉन की जगह पर क्या कर देंगे, AMAZN कर देंगे, अमेजन कर देंगे, और उसके आगे .org लगा देंगे। और लोगों को ऐसा लगेगा कि तो अमेजॉन की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे, और फिर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आप अच्छे तरीके से देखें कि आप सही लिंक के ऊपर क्लिक करें, सही वेबसाइट पर आप अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हो। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन क्या क्या हुआ है हमारे साथ में कि सबसे पहले जो एनक है, एनक किसका विक्टिम है, ये है यहां पर साइबर फ्रॉड का। हम लोग इसे लिखेंगे कि ये किसका है, ये साइबर फ्रॉड का है, क्योंकि उसके साथ में क्या हुआ है, वो हुआ है फ्रॉड। फिर उसके बाद में मिस्टर एनक फाइंड हिज पर्सनल डिटेल्स आर नाउ लीक्ड एट दिस मींस हिज। अब जैसे कि आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि आप किसी के भी साथ में शेयर नहीं करते, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी। तो उसी के अब उसके साथ में क्या हुआ है कि उसकी जो प्राइवेसी है वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गई है। देन फिर उसके बाद में व्हाइल फिलिंग आउट डिटेल्स मिस्टर एनक शुड हैव चेक्ड वेबसाइट, मतलब कि HTTPS उसे देख लेना चाहिए था वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये जो HTTPS जो होता है ये बताता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है और उससे आपका डेटा लीक नहीं होगा। ये बहुत कम वेबसाइट के ऊपर होता है, तो इसीलिए जब भी आप कोई भी वेबसाइट पर जाएं तो देखिए कि क्या वो लिंक में HTTPS आपको दिख रहा है। अब इसके बाद में आता है इसका 4th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ केस ऑफ। कौन सा केस यहां पर रिकॉग्नाइज होता है भैया, सिंपल सी बात है कि उसका पर्सनल डेटा भी लीक हुआ है, उसकी बैंक डिटेल्स भी लीक हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहां पर आइडेंटिटी थेफ्ट। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर कि हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, और अब इसमें बोला गया है कि यहां पर श्रेष्ठ जो है वो वाज अ ब्राइट स्टूडेंट हु एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ही इंटेंडेड टू मेक सम
some quotes and literature from internet to write an article for newspaper। अब उसने क्या किया कि वो सोचा कि अब मैं ना अच्छा तो हूं, तो मैं इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं, किसी को क्या ही पता लगेगा। तो अब इंटरनेट बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कॉपी पेस्ट से चीजें नहीं चलती। तो अब यहां पर क्या होता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इशू ही विल फेस इन केस ही कॉपीज द वर्क एज डिस्कस्ड इन द अबव केस। कि अगर वो ऐसा करता है तो उसमें क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है आपने इंटरनेट से कोई चीज को अगर कॉपी किया है तो उस जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग मतलब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म। इसके बाद में आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे बोला गया है कि डज द अबव इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ आईपीआर, जो कि होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट वायलेशन। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का मतलब ये होता है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को ऐसा बताया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद में आप उसे सेल कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस में तो बेचारे ने कॉपी ही तो क्या है, कॉपी करके पेस्ट करेगा, तो ये एग्जांपल उसका नहीं है। लेकिन वहीं पे ही वो कॉपी करता और उसको पैसा मिलता और बोलता कि ये मैंने लिखा है, तो इस केस के अंदर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो वहां पर ठेस पहुंचाते हैं। यहां पर तो बेसिकली उसने सोचा था कि मैं ऐसा कर लेता हूं, ये उसने किया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ ही कैन अवॉइड दिस एथिकल इशू, कि इसको कैसे वो अवॉइड कर सकता है। ही कैन अवॉइड इट बाय एक्नॉलेजिंग द सोर्स एंड गिविंग द क्रेडिट्स टू द सोर्स। कि इसको कैसे एक्नॉलेज कर सकता है कि जहां से भी उसने लिया है लिख दे कि यहां पर ये कॉपीड फ्रॉम दिस सोर्स, या फिर क्रेडिट उस सोर्स को दे दे, जिससे कि उसके पास में कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आएगा। फिर लास्ट में आता है कि सजेस्ट एनी टू एटिकेट्स दैट श्रेष्ठ क्लासमेट मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो सबसे पहला ये है कि वन शुड रेस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन। फिर सेकंड ये आता है कि वन शुड नॉट बुली एनीवन एंड अवॉइड हार्टफुल और हेटफुल कमेंट्स, कि आपको किसी के लिए भी बुरी कमेंट्स ऑनलाइन नहीं करनी है। ये एटिकेट्स होते हैं इंटरनेट के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाकी का फुल सिलेबस देखना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक सीक्रेट कोड मैं आपको दे रहा हूं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग हैं। हो सकता है कि आप लाखों में से एक हो या फिर 5-6 हो, तो आप लोग ये कमेंट जरूर से करेगा, जो कि है हमारा एक सीक्रेट नंबर, जो कि है 921। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नंबर है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।